इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। नमस्कार, ये आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल है। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज स्टूडियो में मेरे साथी हैं विनोद कुमार जी। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार। लेकर हाजिर हैं एक बार फिर किसान की बात और नए विषय के साथ। विशेषज्ञ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका परिचय करवाएंगे अपने विशेषज्ञ से। उससे पहले आपको बता दें कि ये फोन इन कार्यक्रम है और अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डायल कर सकते हैं। 011 STD कोड है और टेलीफोन नंबर है 23421608। और इसी के साथ आपको बताते हैं कि आज का हमारा विषय क्या है। बिल्कुल नीरा जी, आज का विषय जो है वो है आलू की खुदाई, ग्रेडिंग और उसका भंडारण। और जो आज विशेषज्ञ हैं वो हैं प्रधान वैज्ञानिक मोदीपुरम मेरठ से आलू संभाग, डॉक्टर मनोज कुमार जी। सबसे पहले जो श्रोता है हमारे, जो फोन के माध्यम से जुड़ना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ जो व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनको जो नंबर है बता देते हैं। वो रहेगा 9868868753। जी बिल्कुल, नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं। व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं, संदेश के माध्यम से अपना सवाल रख सकते हैं। नंबर है 9868868753। हाँ, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जब तक हम इंतजार कर रहे हैं, जो श्रोता है फोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से जुड़ेंगे, तो एक सूचना है जो हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। आज भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की 94वीं वार्षिक आम सभा का संबोधन किया गया माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। तो नीरा जी, सबसे पहले जो हमारे श्रोता हैं, तो क्या हम सुनवा दें उनको? बिल्कुल। आप सभी महानुभाव इस आम सभा में भाग लेने के लिए दूर दराज अंचलों से पधारे हैं। मैं परिषद के अध्यक्ष के नाते और कृषि मंत्रालय के मंत्री के नाते आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यह दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत व्यापक अनुसंधान संस्थान है और हम सब के लिए गौरव की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जिसके संचालन की जिम्मेवारी हम सब लोगों पर है, इसका हम सबको गर्व भी है और इसकी प्रसन्नता भी है। मैं समझता हूँ प्राचीन काल में जो हमारी परंपरागत खेती थी
उस खेती के बाद जितना भी इन 94 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में प्रगति हुई है, उस प्रगति में किसानों का परिश्रम तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन विशेष रूप से हमारे वैज्ञानिकों का जो अनुसंधान है वह भी एक तौर से मील का पत्थर साबित हुआ है। और इसके लिए मैं आईसीआर के हजारों अपने वैज्ञानिक भाइयों और बहनों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनकी इस मौके पर सराहना करना चाहता हूं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं, चाहे उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करना हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, जलवायु अनुकूल फसलें उत्पन्न करने की चुनौती हो, बायो फोर्टिफाइड किस्मों के बीज इजाद करने का सवाल हो, हर क्षेत्र में अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आरंभ से लेकर आज तक देखें तो भी प्रगति प्रशंसा के योग्य है, और अगर 14-15 से 23 तक देखें तो भी प्रगति प्रशंसा के योग्य है। आज कृषि के क्षेत्र में भारत की अहमियत दिनों दिनों बढ़ती जा रही है और भारत से अपेक्षाएं भी बढ़ती जा रही है। आज से लेकर 2047 तक जो अमृत काल का समय है, इस लक्ष्य को हासिल करने में जितनी भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को न सिर्फ स्वीकार करना, उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करना, यह भी निश्चित रूप से हम सब लोगों की आज जिम्मेवारी है। नए भारत के लिए नया विज्ञान चाहिए, नया अनुसंधान चाहिए, नया कौशल चाहिए, नया इनोवेशन चाहिए, क्योंकि आने वाला कल भारत का कल है और भारत का कल तब तक नहीं बनेगा जब तक इस कल को अपना कल बनाने की कोशिश हमारी नहीं होगी। किसान की आमदनी भी बढ़ानी है, किसान के घर में समृद्धि भी लानी है, गांव को भी समृद्ध बनाना है, कृषि को भी समृद्ध बनाना है और कृषि में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाते हुए हमारे उत्पादन की गुणवत्ता ऐसी रहे जो वैश्विक मानकों पर खरी उतर सके। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, पिछले दिनों कृषि उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ से अधिक का हुआ, उसमें हमारे किसानों और वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। मिलेट्स ईयर के दौरान देश भर में जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां मिलेट्स की खपत बढ़ रही है, मिलेट्स की लोकप्रियता बढ़ रही है और अब दुनिया भर में भी यह मिलेट्स लोकप्रियता भी प्राप्त करेगा और मिलेट्स का उपयोग भी बढ़ेगा। और जब मिलेट्स का उपयोग बढ़ेगा तो इसकी पूर्ति करने की जिम्मेवारी भारत की है, क्योंकि यह इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने लिया है और आज भी मिलेट्स के दुनिया भर के उत्पादन में 20% से अधिक हमारा ही योगदान है। हम ही मिलेट्स की बात बहुत जोर शोर के साथ कर रहे हैं, हमारी लीडरी में मिलेट्स ईयर चलने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से मिलेट्स की महत्ता, मिलेट्स की गुणवत्ता, मिलेट्स का उपयोग, मिलेट्स की मांग को पूरा करना, इसके प्रति भारत की जिम्मेवारी अधिक है। और इसलिए आईसीआर के हमारे वैज्ञानिकों को मिलेट्स का उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दिशा में और आगे बढ़कर चलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यह यात्रा हमारी संतोषजनक है 94 साल की, लेकिन अमृत काल की चुनौतियां और उनका समाधान करना, उन पर विजय प्राप्त करना, यह निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम सब मिलकर प्राप्त करेंगे। मुझे यह प्रसन्नता है कि यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहती है और उन सुझाव के आधार पर वर्ष भर आईसीआर काम करता है। आप सब ने आज भी वार्षिक लेखे को अनुमोदित किया है और इस बैठक को संपन्न करने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यह बैठक आगे बढ़े, सब लोगों के विचार, सब लोगों की टिप्पणियाँ इस दृष्टि से आवें, सब लोग संक्षिप्त में अपना विचार व्यक्त करेंगे तो अधिक लोगों को बोलने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। ये संबोधन आपने सुना
केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का। वो आज भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की 94वीं जो वार्षिक आम सभा है उसको संबोधित कर रहे थे। और इसके साथ आज का जो विषय था हमारा आलू की खुदाई, ग्रेडिंग और भंडारण का, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर मनोज हमारे साथ हाँ हैं जी, विनोद, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एक बार फिर अपने सुनने वालों को बता दें कि ये फोन इन कार्यक्रम है और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डायल कर सकते हैं 011-2342-1608 पर। बिल्कुल। और जो भी श्रोताओं के प्रश्न हैं, मैं ये कहता हूं कि उनकी जो बौछार है वो डॉक्टर साहब पे कर दीजिए। और शुरुआत करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे खुदाई की जी। तो आलू के अंदर डॉक्टर साहब सबसे बड़ी समस्या आती है जब हम खुदाई करते हैं। पहले हाथों से करते थे, अब इसके लिए जो मशीनें हैं वो भी आ गए हैं, जो कृषि यंत्र हैं। तो उसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है कि भाई पानी कब देना है उसमें और कितने दिन पहले उसमें बंद कर देना है? बहुत ही समसामयिक प्रश्न है अभी आलू के किसानों के लिए। सारे किसान भाई के जो फसल है वो पक चुके हैं जी, और बहुत सारे किसान भाई खुदाई कर रहे हैं, कर चुके हैं, या उनकी फसल खुदाई के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जब हम खुदाई करें तो जो उसमें मिट्टी में सही नमी की मात्रा है वो नमी की मात्रा सही हो, ताकि अगर वो दोमट मिट्टी है या हल्की दोमट मिट्टी है या चिकनी दोमट मिट्टी है, हर में एक अलग अलग सावधानी होती है। अगर चिकनी दोमट मिट्टी है तो अगर नमी बहुत कम होने से वो बहुत ज्यादा कड़ी हो जाती है जी। और उसमें अगर आप जो डिगर चलाते हैं या खुदाई यंत्र चलाते हैं तो उसमें मिट्टी ज्यादा चिपक के आएगी और उसमें आलू डैमेज भी ज्यादा होता है, नुकसान ज्यादा होता है, तो छिलते भी ज्यादा है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि पहली चीज की नमी की मात्रा सही हो, और वो ये है कि कम से कम लगभग 15 दिन पहले अगर आप सिंचाई किए हों और अगर बारिश हुई हो उसके बाद ये खुदाई ढंग से कर सकते हैं। लेकिन दूसरा चीज ये है कि जब आप खुदाई करने जा रहे हैं खेत में तो आप कुछ कंदों को खोद के, कुछ आलू को खोद के देख लें कि उसकी छिलके अच्छी तरह से पक चुके हैं, क्योंकि जो डिगर चलाएंगे तो उसके ऊपर जब आलू तो छिलका कच्चा होगा, छिलका कच्चा होगा तो वो उसमें छिले ना, उसमें ब्रूजिंग जिसको कहते हैं छिल ना हो, और इसके कारण कि अगर आलू नहीं छिलेगा तो उसमें आगे बीमारियां कम आएंगी भंडारण के दौरान। बिल्कुल। तो ये मुख्य तरह से सावधानी है। और जो नमी की जो बात कर रहे थे तो किसान भाई आजकल जागरूक हैं, और जो क्षेत्र है जहाँ पे खेत हैं हमारे, तो वहाँ पे भी किसान भाई को एक आइडिया सा हो जाता है कि भाई मेरे खेत में 10 दिन की नमी है या फिर ये 15 दिन की नमी है, तो वो उसी हिसाब से ऊपर नीचे कर लेते हैं उसको। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जब हम खुदाई के समय थोड़ी सावधानी रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जो बाद में खुदाई के समय सावधानियां ना रखने से होती हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो वो कौन सी ऐसी है? देखिए, भंडारण के दौरान काफी कुछ बीमारियां हैं जो कि ज्यादा हो जाती अगर आपने खुदाई ढंग से ना की, खुदाई के समय सावधानी ना बरती हो। जैसे कि आप जो सॉफ्ट रॉट है या ड्राई रॉट है, आजकल प्रोसेसिंग के लिए जो आलू रख रहे हैं उसमें ड्राई रॉट की बहुत समस्या आ रही है, जो मिट्टी जनित है। उसमें क्या होता है, जब आपका छिलका उतर जाता है या किसी ढंग से आलू डैमेज कोई कट लग गया तो ये जो है इन बीमारी के जो बैक्टीरिया फंगस होते हैं उनके एंट्री पॉइंट बन जाते हैं, प्रवेश का क्षेत्र, मतलब एक मार्ग मिल जाता है तो वो उसमें ज्यादा होती है। तो यही कारण है कि जब आप खुदाई कर लेते हैं, खुदाई में से पहले जैसे मैंने बताया कि छिलके अच्छे से पके हों, और खुदाई कितना भी छिलका पका हो तब भी कुछ ना कुछ तो नुकसान हो ही जाता है। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि खुदाई के बाद इसे छोटे ढेर बना के और छिलके को, आलू के जो छिलके उसको पकने दें, अच्छी तरह से पकने दें, ताकि वो छिलके अच्छी तरह से पक जाने के बाद तब हम इसका फिर सॉर्टिंग ग्रेडिंग करें। मिट्टी जो इस पे चिपके हों उनको हटा दें, डैमेज आलू, छिले आलू को हटा दें, और तब उसको अगर बीज के लिए भंडारित करना है तो उपचारित करें। बीज के लिए अगर नहीं उपचार, अगर आप खाने के लिए भंडारित करना चाहते हैं या प्रोसेसिंग के लिए भंडारित करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। अभी जैसे बीज के लिए बात आई कि भाई जब हम बीज उपचारित करके ही उसको रखें, तो क्या जब हम उसकी जो ग्रेडिंग करके खेत से जब हमने निकालना है तो क्या उसी दौरान जो किसान भाई हैं वो उसको उपचारित करके तब भंडारण करें? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, पूछा आपने कि जिसे बीज के लिए इस्तेमाल करना है, जिन किसान भाइयों को, वो जरूर उपचारित करें। भंडारित करने से पहले उसको पहले उपचारित करें, क्योंकि जो 2 बीमारी जो है जिसको कॉमन स्कैब, साधारण
कैप और एक ब्लैक स्कार्फ, ये दो जो कंध के सरफेस जनित बीमारियां हैं, उससे बचने के लिए हमें जो हमारी अनुशंसा है हमारे संस्थान की 3% बोरिक एसिड का घोल बना के और उसको 15-20 मिनट तक उसमें आलू को डिप ट्रीटमेंट दे या उसको स्प्रे से भी उपचारित करके और उसको छायादार जगह में फैला के सुखा के नीचे जहाँ पे धूप ना आए और उसको अच्छी तरह से सुखा के उसमें फिर जो नमी ना रहे, आलू पे कोई पानी ना चिपका रहे, और उसको सुखाने के बाद तब उसकी बैगिंग करके और उस पे बैग पे उपचारित का टैग कर ले किसान भाई अपने ताकि ये जो है बीज के लिए दूसरे के वो साथ वो उसका मिश्रण ना हो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है। और बाकी जो किसान भाई केवल खाने के लिए भंडारित करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि उन्हें उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। वो खाने के लिए अगर भंडारित करना है तो उसको अच्छे से सॉर्टिंग ग्रेडिंग करें। सॉर्टिंग का मतलब हो गया कि कटे फटे छिले डैमेज आलू उसको हटा दें, और ग्रेडिंग का मतलब है कि यूनिफॉर्म साइज के आलू अलग अलग ढेर बनाए और उसको बैगिंग करें। जो किसान भाई प्रोसेसिंग के लिए भंडारित करना चाहते हैं, जो जिन्हें की चिप्स इंडस्ट्री और कहीं प्रोसेसिंग में देना है, उन किसान भाइयों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि वो उसको CIPC उपचारित भंडार में, जिसको शुगर फ्री कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, उसमें भंडारित करें। और इसके लिए जो प्लास्टिक लेनो बैग्स होते हैं उसमें अगर भंडारित करें तो ज्यादा अच्छा है, मैं सुझाव देना चाहूंगा। बिल्कुल किसान भाई तो बिल्कुल इसको जानते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ी समस्या आती है ग्रेडिंग की, क्योंकि आज के टाइम क्या है, बड़ा आलू है उसका अलग भाव है, फिर थोड़ा सा मध्यम आकार का जिसके कि मेरे ख्याल से सबसे अच्छे भाव किसान को मिलते हैं, फिर छोटे वाला है, हालांकि इस टाइम पे उसके भाव नहीं है, लेकिन अगर हम उसको बीज के लिए आगे रख रहे हैं तो भाव वहां भी अच्छे मिल जाते हैं। तो यही 3 प्रकार की ग्रेडिंग इसमें है या कुछ अलग तरीके की ग्रेडिंग और भी किसान भाई कर सकते? वो भी फिर पुनः मैं बताऊं, जैसा आपने खुद बताया कि उद्देश्य क्या है हमारे भंडारण का, उस ये सब निर्भर करता है। अगर आप प्रोसेसिंग के लिए भंडारित कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग के लिए एक अलग ग्रेड होता है, चिप्स का ग्रेड अलग होना चाहिए, फ्रेंच फ्राई के लिए अगर भंडारित करना उसका ग्रेड अलग होना चाहिए, और टेबल पर्पस के लिए अगर आप भंडारित कर रहे हैं तो उसका ग्रेड अलग होना चाहिए। तो जैसा कि आपने बताया कि अगर छोटे आलू हैं तो वो बीज में चला जाए, लेकिन ये किसान भाइयों का मानना जरूर होता है क्योंकि छोटे साइज के आलू होती है, उसका जो दर होता है लगाने के समय वो पर हेक्टेयर कम जरूरत पड़ती है और उससे लागत कम आ जाती है किसान भाइयों की। लेकिन ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि बीज के लिए उन्हीं आलू को रखें जो कि बीज के लिए ही खेती की गई है, मतलब बीज के जो भी रिकमेंडेशंस हैं, अनुशंसा है कि उसमें कोई बीमारी विशेषकर से विषाणु युक्त जो बीमारी है वो उसमें ना हो, तभी उसका हम बीज के लिए रखें। बीज के लिए रखें। डॉक्टर साहब, एक चीज बहुत देर से मेरे दिमाग में आ रही है जो मैं पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी हम देखते हैं कि आलू जो है हरा होने लगता है, हल्का हल्का काला होने लगता है, तो इस तरह का जो आलू है वो इस्तेमाल में लाने के लिए मना किया जाता है कि उसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या उसे बीज के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल सही है प्रश्न। जो भी हमारे हर व्यक्ति आजकल घर में आलू की खपत है, हर लोग सब्जी के रूप में आलू खा रहे हैं, लेकिन जो आलू का हरा होना है वो एक्चुअली इसलिए होता है कि हम आलू को सीधे धूप से एक्सपोज कर देते हैं और उससे उसमें खुदाई के समय या खुदाई के बाद ढेरों में। तो इसके लिए हमारा ये सुझाव है कि जो भी किसान भाई ढेरों में भंडारित करते हैं, क्योंकि अभी जिन्हें अगले महीने अप्रैल में या 15 अप्रैल या मई तक मार्केट में ले जाना हो, बाजार में ले जाना हो आलू, तो उनको कोई जरूर नहीं कि शीत गृह में रखें, 1-1.5 महीने वो अपने फार्म। डॉक्टर साहब माफी चाहेंगे, आपको यहीं रोकना चाहते हैं, इस पर और अधिक जानकारी लेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं इनका क्या सवाल है और कहाँ से बात कर रहे हैं। मैं बबलू बोल रहा हूँ दिल्ली से, निहाल बिहार से। मैं ये बोल रहा था, जैसे आलू मैं खरीद लिया, खरीद के अगर उसको रखते हो तो ज्यादा जल्दी खराब होने लगता है, सही से रहता नहीं है। वो कैसे रखूं जो ज्यादा दिन तक वो चले? जैसे घर के लिए, घरेलू के लिए जैसे 50 किलो 100 किलो में भंडारण कर ले, जो कि ज्यादा दिन चले, वो जल्दी खराब होने लगता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? बिल्कुल ये बिल्कुल सही है आपका प्रश्न। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अभी तापमान कम है, जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो आलू जल्दी खराब होने लगेंगे। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आलू जो आप खरीदें कच्चे खुदाई के आलू ना हो, जिसके छिलके अच्छे से पके हों, अच्छे से मैच्योर आलू हो, वही आलू आप
थोड़े दिन तक अपने घर में भंडारित कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें कि आलू अच्छे से पके हों, छिलके उसके अच्छे से पके हों। दूसरा जो घर पे भंडारित की बात आप कहिए, वो किस्मों पे भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसी किस्में होती हैं जिसमें ड्राई मैटर कम होता है और छिलके पतले होते हैं, तो ऐसे आलू जल्दी खराब होने लगते हैं। और कुछ आलू ऐसे होते हैं जो कि जिसमें ड्राई मैटर ज़्यादा होता है या उनकी कीपिंग क्वालिटी, जो भंडारण क्षमता अच्छी होती है, तो उसको आप लें तो ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप बोरे में, कट्टे में रखे रहेंगे आलू को, तो ये जल्दी सड़ने लगेगा। इसको ठंडी जगह पे फैला के रखें, और ज्यादा मोटे तह में नहीं, पतले तह में फैला के रखें, एकदम ठंडी जगह पे, तो ये शायद ज्यादा समय तक आप रख पाएंगे। और अगर 1 महीने से ज्यादा आपको रखना हो तो बिना शीतगिरी के शायद आप कुछ न कुछ तो नुकसान सड़ने का होगा ही। आलू एक सब्जी है और इसमें 80% पानी की मात्रा होती है, तो इसका सड़ना तो है बिल्कुल थोड़ा सा जायज है। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने समझाया है, बबलू जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है इनका। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं लखनऊ से अनूप राजा जी, ये सवाल रखिए अपना। जी जी जी, जैसा कि आलू के विषय में बात चल रही है, तो ऐसा कभी होता है जैसे आलू जब खेतों में लगा होता है तो उसका जो मतलब खुदाई होती है खुरपी से या मतलब जिससे से, तो उसमें वो लग जाते हैं तो बहुत आलू कट जाते हैं। तो इस हालत में वो आलू मतलब खराब होने का खतरा ज्यादा रहता है, तो इस हालत में हम क्या कर सकते हैं कि वो आलू खराब ना होने पाए? जी बिल्कुल। देखिए, आलू अगर कट गया है, छिल गया है, तो खराब होगा ही, लेकिन हाँ, उसको आप ठंडी जगह पे रख के और थोड़े ज्यादा समय तक रख सकते हैं, लेकिन उसको आप जल्दी इस्तेमाल कर लें तभी अच्छा है। और उससे मैं बताना चाहूंगा कि कुदाल खुरपी से खुदाई अगर ना करें, अब अच्छे डिगर आ गए हैं बाजार में। और अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे संस्थान ने एक कंबाइन हार्वेस्टर भी खरीद, अच्छा, और इस पे बहुत अनुसंधान भी चल रहा है, कई कंपनी इस पे लगी है, तो शायद इस मार्केट में आ जाएगा। और कम से कम मैं किसान भाई को जरूर बताऊंगा कि डिगर तो जरूर इस्तेमाल करें। ये जो खुरपी और कुदाल है, ये तो जरूर आलू को ज्यादा डैमेज करते हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या नाम है इनका। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए और अपना सवाल रखिए। नमस्कार जी, मैं बब्बन यादव कुंडा प्रताप। जी नमस्कार बब्बन जी, अपना सवाल रखिए। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, आलू की खुदाई हुई है, पेड़ के नीचे आलू रखे हुए, ढेर रखी हुई है, ढेर बंधी हुई ज्यादा। जी जी हाँ। और उसमें आलू सड़े हुए, कुछ आलू निकाले, जैसे नीचे 2-3 फुट नीचे तक डालो ना आलू, इधर करो तो उसमें निकल रहे हैं सड़े हुए आलू, वो उसको क्या उपाय किया जाएगा? नहीं, सड़े हुए आलू का कुछ नहीं होगा, उनको तो आपको ढेर से अलग हटा के रखना है, नहीं तो दूसरे आलू को भी सड़ाएगा वो। बिल्कुल, वो तो खराब ही हो गया, खराब हो चुका है, उसको तो आप बिल्कुल ढेर से अलग हटा के रखें। और ढेर बनाने का तरीका ये है कि बहुत बड़ा ढेर ना बनाए, 1 से 1.5 मीटर की हाइट का ढेर हो, चौड़ाई और ऊंचाई हो, और लंबाई थोड़ा आप ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन उसको अच्छी तरह से जरूर ढकें, कम से कम 6 इंच से 1 फीट मोटी पुआल की तरह से किसी चीज से ढके, ताकि उसमें बिल्कुल ही धूप या सीधे रोशनी ना जाए, बिल्कुल, और वो ठंडा बना रहे आलू। जैसे ही गर्मी होगा तो वो या सीधे रोशनी पे जाने से उसके सड़ने की संभावना बिल्कुल सही बात है, खराब हो जाएगा। तो ये तो कुछ अभी प्रश्न थे श्रोताओं के, और इसके साथ साथ एक प्रश्न मेरा भी है डॉक्टर साहब। अभी जैसे हम बात करते हैं किसान की जो आय है उसको दोगुनी करने की, जैसे खासतौर से भंडारण के ऊपर मैं आ रहा हूँ, तो भंडारण में क्या होता है, अब हम कोई कोल्ड स्टोर है या फिर कहीं और जाएंगे भंडारण करने के लिए, तो वहाँ पे क्या है, किसानों को थोड़ा सा खर्चा, वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। तो क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे वो खेत में भी अपना कुछ लकड़ी का या बना के, मतलब इस तरीके से उस खर्चे को कम कर सके? हाँ जी, बिल्कुल सही है प्रश्न। ऐसा मैंने पहले ही बताया कि हमें कुछ 1-2 महीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तक हम अपने फार्म पे भी भंडारित कर सकते हैं। मतलब जो किसान भाई अप्रैल मई तक सोच के चलते हैं। अभी जो हार्वेस्टिंग हो रही है आलू की, तो मार्केट में सामान्यतः दर बहुत कम हो जाते हैं जी। लेकिन अगर किसान भाई अपने फार्म पे थोड़े दिन, 20 दिन 25 दिन, 1 महीना 1.5 महीना अगर रोक लेते आलू, तो शायद ये दर बढ़ जाएंगे और किसान भाई को आय बढ़ जाएगी। तो इसको आप अपने फार्म पे भंडारित कर सकते हैं। और भंडारित करने का तरीका मैंने बताया कि अच्छे से उसके सॉर्टिंग करें, सरे गले कटे छिले आलू को हटा दें, और उसको 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई, 1 से 1.5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई ना रखें, उससे ज्यादा चौड़ी ढेर ना रखें, लंबा ढेर बनाएं, और उसके अंदर जो परफोरेटेड पाइप होता है जी,
जो पाइप हम बोरिंग वगैरह सिंचाई के लिए जो करते हैं उसमें परफोरेशन कर दिया जाता है, छेद बना दिया जाता है थोड़ी थोड़ी अंतराल पे, ताकि उसमें हवा जाती रहे बाहर से और वो बाहर निकला हो, ढेर से बाहर निकला, मतलब जो सड़न है वो ना हो, उसमें हवा जाते रहने से। और ऊपर से आप ढके होंगे, अगर 6 इंच से ज्यादा मोटी पुआल की होगी तो उसमें ठंड बना रहेगा और एरेशन बना रहेगा, हवादार बना रहेगा, तो उसमें सड़न कम होगी। और ये धीरे धीरे आप जब आप रेट मार्केट में थोड़े बढ़ जाए, लगभग 1 महीने बाद, अप्रैल मध्य या उसके बाद, तो आप फिर उसको बाजार में ले जा सकते हैं और आपको ज्यादा दाम मिल जाएंगे। यानी डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि आलू की खुदाई जो है, खुदाई, ग्रेडिंग और भंडारण में जरा सी छोटी छोटी सी सावधानियां रख के एक मोटा मुनाफा जो है वो कमाया जा सकता है। बिल्कुल। और एक चीज और भी थी इसमें, जैसे हम प्याज में करते हैं कि हमने जो भंडारण किया है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एक बार उसका पलटा पलटी करते हैं, तो क्या आलू में भी हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल सही आइडिया है, लेकिन मैं ये कहूंगा ये जो आप बता रहे हैं ये कोल्ड शीत गृह भंडारण के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप ढेर बना देंगे, उसको बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो वो सीन, क्योंकि हमें 1-1.5 महीने ही भंडारित करना है यहाँ पे, तो इसमें पलटी की बात नहीं है, यहाँ पे हमें ठंडे में उसको रखना है, बस बिल्कुल ठंडे मौसम में उसको रखना है, तो मतलब ज्यादा मेहनत हमने उसमें नहीं करनी है। जी, अब समय हो चला है किसान भाई बहनों से इजाजत लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम को करते हैं यहीं पे संपन्न। मुझे यानी नीरा को दीजिए इजाजत, और मैं विनोद कुमार, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।